नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह हम सॉइल सैंपल्स में पोटेशियम का एस्टिमेशन करेंगे। तो किस मेथड से करेंगे? तो न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसीटेट मेथड से करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है और हम कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे तथा उसका प्रोसीड्यूर क्या है, किस तरह से हम लोग टेस्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? चूँकि क्या होता है कि सॉयल कॉलर्ड होता है जिसमें एक्सचेंज साइट होता है। तो जो पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है कि अमोनियम आयन से रिप्लेस हो जाता है। और इस तरह क्या होता है कि हम लोग फ्लेम पोटोमीटर का यूज़ करके पोटेशियम आयन का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो हम लोग क्या क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे? तो पहला यूज़ करेंगे कि अमोनियम एसीटेट, 1 नॉर्मल अमोनियम एसीटेट का एसीटेट यूज़ करेंगे। तो अब उसको बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 77.09 ग्राम हम लोग अमोनियम एसीटेट लेंगे। उसको किस में लेंगे? तो उसको 77.09 ग्राम को हम लोग एक वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में लेंगे जो कि 1 लीटर का हो। उसमें डालने के बाद उसमें हम लोग वाटर डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और उसका घोल बनाएंगे 1 लीटर का मेकअप करके। इस तरह से क्या हो गया कि वो हम लोग का 1N अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। अब हम लोग KCl लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। तो अब पोटेशियम क्लोराइड का हम लोग क्या बनाएंगे कि 1000 ppm का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब 1000 ppm का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि 1.097 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लेंगे। कितना लेंगे? 1.907 ग्राम KCl लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस इसको लेंगे वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में, 1 लीटर वाला वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर मिक्स कर देंगे। इससे क्या हो गया कि इससे हम लोग का 1000 ppm का ये KCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन का हम लोग यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड कर्व बनाने में। तो इसका यूज़ करेंगे सबसे पहले तो स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन का बनाने में, उसके बाद स्टैंडर्ड कर्व बनाने में हम लोग इस सॉल्यूशन का उपयोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो मैंने बता दिया कि हम लोग को सबसे पहले बनाना है कि 1000 ppm का हम लोग को सॉल्यूशन बनाना है KCl का। तो मैंने बताया 1.907 ग्राम KCl लेंगे, उसको वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में लेंगे और उसके बाद हम लोग उसको मतलब 1 लीटर डिस्टिल वाटर में घोलेंगे, मेकअप करके 1 लीटर बनाएंगे। उससे क्या होगा कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा कि 1000 ppm का सॉल्यूशन होगा। अब उस 1000 ppm के सॉल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे कि 100 ml हम लोग KCl निकालेंगे। अब उस 100 ml KCl को क्या करेंगे, 100 ml KCl को हम लोग लेंगे, 100 ml KCl को हम लोग लेंगे फिर वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे या सिलेंडर में लेंगे। फ्लास्क में वो भी 1 लीटर का, यहाँ हम लोग 100 ml KCl लिए। अब 100 ml KCl लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर भरेंगे जब तक कि 1 लीटर ना हो जाए। मतलब हम लोग डिस्टिल वाटर डालेंगे और हम लोग डाइल्यूट करेंगे। तो इसमें 1 लीटर वाटर डालने से ये क्या हो जाएगा कि 100 ml KCl में हम लोग 1 लीटर वाटर डाल देंगे। तो ये सॉल्यूशन हम लोग का बन जाएगा 100 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन। तो हम लोग 100 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन KCl का कैसे बनाएंगे, जो 1000 ppm का KCl था उससे 100 ml लेंगे, 100 ml को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने के बाद हम लोग उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर से मेकअप करके 1 लीटर का एक सॉल्यूशन बनाएंगे। अब वो जो 1 लीटर का सॉल्यूशन अब बन जाएगा तो वो बन जाएगा 100 ppm का। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग 1.907 ग्राम लिए, उसको हम लोग एक लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, उसमें 1 लीटर पानी डालें। फिर उससे क्या हुआ कि वो 1000 ppm का सॉल्यूशन बना। अब 1000 ppm से हम लोग 100 ml लिए। अब 100 ml सॉल्यूशन को हम लोग फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालें। फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने के बाद उसमें फिर 1 लीटर तक मेकअप किया डिस्टिल वाटर डाल के। तो वो जो बना नया सॉल्यूशन बना, स्टॉक सॉल्यूशन, वो 100 ppm का बना। अब उस 100 ppm का जो सॉल्यूशन बना उससे हम लोग क्या करेंगे
कि जो भी 100 ppm का सॉल्यूशन उससे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि 100 ml का हम लोग क्या करेंगे कि 10 हम लोग 100 ml का कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि हम लोग 10 ले लिए। मैं टेस्ट ट्यूब का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। 10 हम लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 100 ppm का सॉल्यूशन 1 लीटर का बना है, सबसे पहला जो कॉनिकल फ्लास्क होगा उस पर हम लोग डालेंगे 10 ml, दूसरा में हम लोग 20 ml डालेंगे, तीसरा में 30 ml, चौथा में 40, फिर पाँचवा में 50, फिर 60, फिर 70 ml, 80 ml, 90 और 100 ml डालेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि अब जो 10 ml का जो कॉनिकल फ्लास्क होगा, अब उसको हम लोग मेकअप करके क्या करेंगे कि 90 ml डाल देंगे वाटर, डिस्टिल वाटर। अगर हम लोग फिर 90 ml अगर इसमें हम लोग डिस्टिल वाटर डालेंगे H2O, डिस्टिल वाटर डालने से क्या होगा कि ये 10 ppm का KCl सॉल्यूशन बन गया। अब इसको हम लोग 20 जो ml लिए थे KCl सॉल्यूशन 100 ppm का, उसमें हम लोग 80 ml डिस्टिल वाटर डाल देंगे तो ये 20 ppm बनेगा। इस तरह इसमें हम लोग 70 ml H2O डाल देंगे तो ये 30 ppm। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह हम लोग इसमें 60 ml वाटर डालेंगे तो ये 40 ppm का बन जाएगा, क्योंकि हम लोग 100 ml का मेकअप कर देंगे। फिर 50 में हम लोग 50 डालेंगे तो ये 50 ppm का बन जाएगा। तो आप समझ गए कि किस तरह करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि 10 कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। एक पहला कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml लेंगे 100 ppm सॉल्यूशन का, फिर दूसरा में 20 ppm लेंगे 10 ml, दूसरा में 20 ml, 30 ml, 40 ml, ऐसे करते करते हम लोग 100 ml तक ले सकते हैं या 80 ml तक ले लेंगे 1 लीटर का सॉल्यूशन। क्योंकि 1 लीटर का है तो हम लोग ईजिली 10 कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग 100 ml वाला कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें डाल सकते हैं। अब जो 10 ml का कॉनिकल फ्लास्क है उसको मेकअप करके डिस्टिल वाटर मेकअप करके हम लोग 100 ml का बनाएंगे। तो 100 ml का, तो इससे क्या होगा कि 10 ml वाटर मतलब टोटल सॉल्यूशन में 10 ml हो गया, उसमें टोटल 100 ml में 10 ml आपका क्या हो गया कि 10 सॉल्यूशन हो गया। तो उस तरह वो हो गया 10 ppm का। दूसरा में फिर 20 ml जो लिए थे उसमें 80 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे तो उससे क्या होगा कि टोटल 100 हो गया, तो उसमें 100 ml का हो जाएगा और वो 20 ppm का हो जाएगा। उसी तरह 30 में हम लोग 30 ml का जो 100 ppm का सॉल्यूशन हम लोग डाले थे कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें हम लोग फिर 70 ml डाले और डिस्टिल वाटर मेकअप करके 100 ml हो गया, तो वो हो गया उसी तरह 30 में। इसे हम 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक का बना लेंगे। अब 100 तक का बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर एक जो हम लोग का ppm का आएगा, चाहे 10 ppm हुआ या 20 ppm हुआ या 30 ppm हुआ या 40 ppm हुआ, हर एक का हम लोग फ्लेम फोटोमीटर में रीडिंग लेंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला 10 ppm का फ्लेम फोटोमीटर में रीडिंग लेंगे। फ्लेम फोटोमीटर माना कि ये फ्लेम फोटोमीटर, यहाँ हम लोग रीडिंग ले लिए 10 ppm का। फिर उसका हम लोग रीडिंग लेने के बाद उसको ले लेंगे जो भी वैल्यू आया। फिर उसी तरह हम लोग 20 ppm का रीडिंग ले लेंगे, 30 ppm का, 40 ppm का, 60 ppm का, 70 ppm का, 80 ppm का, 100 ppm तक का हम लोग ले लेंगे स्टॉक सॉल्यूशन का। इससे क्या होगा कि चूँकि हम लोग को इसमें क्या पता है, पोटेशियम का कंसनट्रेशन मालूम है। अब पोटेशियम का कंसनट्रेशन चूँकि मालूम है तो हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, कर्व बना सकते हैं। तो कर्व हम लोग कैसे बनाएंगे तो आइए जानते हैं। तो हम लोग कर्व बनाएंगे, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कर्व। एक साइड आपका रहेगा फ्लेम फोटोमीटर रीडिंग, ठीक, और एक साइड रहेगा आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो हम लोगों ने पहले लिया था 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70 और इधर हम लोग फ्लेम फोटो माना कि 10 में आया रीडिंग 5, फिर 20 में आया 10। इस तरह हम लोग को जो कर्व मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, स्टैंडर्ड कर्व मिलेगा। तो इस तरह हम लोग स्टैंडर्ड कर्व, एक स्ट्रेट लाइन कर्व खींच लेंगे। इससे क्या ये हम लोग को हेल्प करेगा कि किस तरह हेल्प करेगा कि सोयल में कितना अवेलेबल पोटेशियम है वो हम लोग को निकालने में ये स्टैंडर्ड कर्व हेल्प करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड्यूर जान लेते हैं, किस तरह बाद में फिर हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीड्यूर जान लेते हैं कि अब चूँकि हम लोगों ने सिर्फ KCl का टेस्ट किया कि KCl में कितना ppm में हम लोग को कितना मिला रहा था, फ्लेम फोटोमीटर टेस्ट स्टैंडर्ड कर्व बनाने के लिए हम लोगों ने उसका उपयोग किया। लेकिन अभी तक हम लोगों ने सॉयल सैंपल लिया नहीं था।
तो अब हम लोग सोयल टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सोयल में पोटेशियम 5 ग्राम सोयल लेंगे और 25 ml हम लोग 1 नॉर्मल अमोनियम एसीटेट लेंगे। तो आप चूँकि 1:5 रेशियो में लिया जाता है, तो 5 ग्राम हम लोगों ने सोयल लिया, 5 ग्राम सोयल प्लस 25 ml अमोनियम एसीटेट ले लिया। अब 5 ग्राम सोयल और अमोनियम इसका हम लोगों ने मिक्सचर बना लिया, मतलब सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोगों ने इसे 5 मिनट तक शेकर से सेक किया। 5 मिनट तक सेक करने के बाद उसे फिल्टर पेपर में लिया। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचा, अब हम लोग उसका रीडिंग लेंगे फ्लेम फोटोमीटर में। अब जो भी फ्लेम फोटोमीटर में रीडिंग आएगा, माना कि आया जो भी, मान लिए कि के आया रीडिंग या एक्स रीडिंग आया उसका, तो अब हम लोग चूँकि रीडिंग आया फ्लेम फोटोमीटर में जितना रीडिंग आया, अब जो रीडिंग आया उसका यूज़ करेंगे हम लोग उस वैल्यू को कर्व में देखेंगे कहाँ आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन कहाँ है। तो ये हम लोग यहाँ जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्व में चेक करेंगे। माना कि जो भी कर्व था इधर 10 ppm 20 ppm 30 ppm ऐसे करके आपका कर्व बना हुआ है। तो अब इधर मान लीजिए ये जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है ये, और ये इधर फ्लेम फोटोमीटर रीडिंग। अब यहाँ मान लिया कि आपका रीडिंग फ्लेम फोटोमीटर रीडिंग माना कि यहाँ आ रहा है के, तो के मान ला कि के वैल्यू यहाँ है, तो के वैल्यू में हम लोग देखेंगे कि यहाँ कंसंट्रेशन कितना है। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन आया, तो ये वैल्यू मान लिया कि x है, तो जो ये x वैल्यू है, तो जो भी मतलब हम लोग फ्लेम फोटोमीटर के लिए हम लोग के लिए आ रहा है x ppm, तो हम लोग को 1 ml में x माइक्रोग्राम निकल रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि 1 हेक्टेयर में निकालना है। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो हम लोगों ने कितना लिया था, 5 ग्राम सोयल लिया था और एक्सट्रैक्टेंट जो भी अमोनियम एसिटेट 25 ml यूज़ किया था। तो हम लोग का डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, पहले हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो डाइल्यूशन फैक्टर होता क्या है, जो भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल होता है, ये डाइल्यूशन फैक्टर होता है। तो जो हम लोग को जो आया रीडिंग, जो कि चूँकि माना कि के आ रहा था फ्लेम फोटोमीटर और के लिए हम लोग को कंसंट्रेशन आ रहा था एक्स, तो माना कि एक्स कंसंट्रेशन आया, तो हम लोग एक्स कंसंट्रेशन को हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2.24 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम लोग वैल्यू आ जाएगा kg पर हेक्टेयर में सॉइल का अमाउंट। माना कि हम लोग का आ रहा था, चूँकि अब डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ क्या होगा कि चूँकि हम लोग का डाइल्यूशन फैक्टर हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेंट यूज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉइल, तो डाइल्यूशन फैक्टर आपका आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 5 आ जाएगा आपका। तो अब आप क्लियरली आप निकाल सकते हैं अवेलेबल पोटेशियम इन सॉइल। माना कि x का वैल्यू हम लोग कुछ ले लेते हैं कंसंट्रेशन, तो हम लोग मान लें कि x का वैल्यू 10 आया है, जो 10 आ गया है, तो हम लोग 10 गुना डाइल्यूशन फैक्टर हमारा 5 आया गुना 2.24, तो आपका आंसर कितना आएगा 50 इंटू 2.24। तो आप क्लियरली यहाँ से निकाल सकते हैं कितना आएगा आपका वैल्यू, तो 5 निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा टोटल 112 kg पर हेक्टेयर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मुझे आशा है कि आप वीडियो में क्लियरली समझ गए होंगे। तो धन्यवाद।